अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, तीन टॉपिक हैं इस वीडियो के लिए। एक तो प्रेस फ्रीडम के हवाले से जो इस वक्त चर्चा चल रही है उसके हवाले से है। दूसरा केरला स्टोरीज जो फिल्म आ रही है ISIS के बारे में, उसके बारे में है। और तीसरा जो जंतर मंतर पे हो रहा है उसके बारे में। अजीज दोस्तों, देखें कि प्रेस फ्रीडम का जो इन्होंने नया स्केल निकाला है, मैं हैरान हूँ कि इनके पास ये बैरोमीटर क्या है चेक करने का। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की तरफ से ये फिगर्स दिए गए हैं और मैं हैरान हूँ। चलें, आप ये कहेंगे कि आरिफ भाई, आप तो इंडिया के हर चीज़ को अच्छा कहते हो, इंडिया के फेवर करते हो, इंडिया को ये तो इंडिया को वो। चले, मैं इंडिया की बात ही नहीं करता यार। बांग्लादेश 163 नंबर पे और अफगानिस्तान 152 नंबर पे। चले, मैं पाकिस्तान की भी बात नहीं करता जो 150 पे है कि आप कहोगे कि तुम्हें तो पाकिस्तान से बेर है। ठीक है, हम बात ही नहीं करते पाकिस्तान इंडिया की। आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि अफ़गानिस्तान 152 नंबर पे और बांग्लादेश 163 पे प्रेस फ्रीडम के हवाले से। इसके बाद कोई शक रह जाता है कि ये कितने घटिया प्रोपेगेंडा है। और फिर ऐसे प्रोपेगेंडा के लिए इनको प्रेस्टिट्यूट चाहिए होती हैं जिनका धंधा ही यही होता है। एक तो जिस्म बेचने वाली होती है, वो फिर भी एक साफ़ सुथरी औरत होती है कि वो अपना मेहनत से जिस्म बेच के अपना काम करती है, अपनी मजबूरी के तहत या अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए भी, एक बेटर लाइफ के लिए वो समझती है कि वो अपना जिस्म बेच के अपनी लाइफ को बेटर कर सकती है। वो कर रही है अपने हद तक। एक होती है राना अय्यूब जैसी, जिनका कोई ईमान, कोई धर्म, कोई एथिक्स होती ही नहीं है जिनकी। फिर ऐसे लोग इनको मिल जाते हैं। नोबेल प्राइज़ कमेटी में बोलने के लिए तो राना अय्यूब, टॉप की यूनिवर्सिटीज़ के लिए तो राना अय्यूब, UN का प्लेटफॉर्म तो राना अय्यूब। बोलती क्या है राना अय्यूब? आज तक आप मुझे इसका पूरी दुनिया में जितनी भी बातें की हैं, इससे जितने लेक्चर देख लें इसको, एक मतलब औरत है जो पूरी दुनिया के इंटरनेशनल लेवल पे, तो तुम बात करती हो जर्नलिस्ट, एज ए जर्नलिस्ट तुम्हें बुलाया जाता है, तुम बात करती हो, तुम बात करो जर्नलिज्म इंटरनेशनल लेवल पे क्या होती है, क्या है इंटरनेशनल लेवल पे। नाइजीरिया में क्या हो रहा है, माली में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, सूडान में क्या हो रहा है। तुम दुनिया की भी कुछ बात करो। यहाँ तो शुरुआत ठक, पाकिस्तान ने इसके एक टेप भरी हुई है, इसके अंदर बटन दबाया, टक 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 टक, मोदी डेमोक्रेसी खतरे में, मुसलमान खतरे में, मुसलमान अमन के पैगंबर अतीक अहमद को कत्ल कर दिया। एक अतीक अहमद जो कि दुनिया इंसानियत की खिदमत करते करते उसकी ज़िंदगी गुजर गई, उसको एक बुचर ऑफ गुजरात मोदी ने कत्ल कर दिया। और कुछ बोलती है, मुझे कोई बता दे। ये यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देती है, तो फिर हमें भी तो, बच्चे तो हम भी नहीं हैं कि हमें भी समझ में आता है कि ये कौन सा इकोसिस्टम है जो लगातार एक ही टेप बजाया जा रहा है, एक ही टेप हर जगह बज रही है। भाई, आप मुझे सिर्फ प्रेस फ्रीडम के हवाले से अगर देखें तो पाकिस्तान, ये प्रेस फ्रीडम का दिन था कल। आज पाकिस्तान में एक जर्नलिस्ट को जहलम में, सीनियर जर्नलिस्ट हाफिज इम्तियाज बैंक को मार दिया। कहीं आपको कोई अमेरिकन मिला जिसने किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को बुला के उधर न्यूयॉर्क में बिठाया हो बात करने के लिए? कहीं मिला? मैं हैरान होता हूं कि तालिबान सरकार इन अमेरिकन सो कॉल्ड थिंक टैंक्स और न्यूज़पेपर की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और ये सारे, इनकी नज़र में तालिबान सरकार प्रेस फ्रीडम दे रही है और मोदी सरकार नहीं दे रही। यार, एंड हो गया कि नहीं हो गया? आप सिर्फ मुझे इतना बताएं कि जहाँ पे इनकी नज़र में
अफगानिस्तान 152 नंबर पे हो और इंडिया 161 पे हो, बांग्लादेश 163 पे हो, वियतनाम 178 पे हो। मतलब कोई सेंस रह जाती है। मैं तो आपको पूरी लिस्ट अगर मैं लेके बैठूंगा तो मैं आप खुद कहोगे कि यार ये क्या टोपी ड्रामा है। तो ये स्टैंडर्ड है इस वक्त। इकोसिस्टम जो है वो टोटल एंटी इंडिया चल रहा है, और ख़ास तौर पे इस वक्त तो कर्नाटका में इलेक्शन है ना, तो आप इनका लाइन ऑफ एक्शन, मोडस ऑपरेंडी देख लें। जहाँ कहीं इलेक्शन का टाइम आता है ये शुरू हो जाते हैं इस तरह की हरकतें करना, जैसे उधर जंतर मंतर पे हो रहा है। तो अजीज़ दोस्तों, ये एक मोडस ऑपरेंडी है जो इंटरनेशनल इकोसिस्टम इस वक्त टोटली मुसलमानों के कंट्रोल में चल रहा है। मतलब सादिक खान लंदन का मेयर यूके की होम मिनिस्टर से कह रहा है कि तुम माफ़ी मांगोगे, तुमने ये क्यों कहा कि ग्रूमिंग गैंग पाकिस्तान के। अब सादिक खान मुझे ये बता दे, फिगर्स निकाल के दिखा दे कि ग्रूमिंग गैंग में से कोई 10% नॉन पाकिस्तानी निकाल के दिखा दे सादिक खान। उसने पूरा लंदनिस्तान बना के रखा हुआ है इस यूके को। इस लंदन में अजानें हो रही हैं, सड़कों पे नमाजें हो रही हैं, ईद की लाइटें लग रही हैं, रमज़ान की लाइटें लग रही हैं, सड़कों पर अफ्तारियाँ हो रही हैं। हिंदुओं का कोई दिवाली वगैरह आ जाए तो उस पर मुसलमान पथराव करें, मंदिरों पे पथराव करें। तो वो सादिक खान उसी इकोसिस्टम का हिस्सा है, और इस वक्त ये इकोसिस्टम फुल्ली एक्टिंग कर रहा है इंडिया के खिलाफ। लेकिन इनको पता नहीं है कि ये भारत है और यहाँ पे मोदी सरकार है। मोदी सरकार ने इनका बाजा बजा देना है। जैसे एक राहुल गांधी अभी आया था तो एक प्रेस्टिट्यूट यहाँ पे अपनी छोड़ के गया, उसकी चाबी भर के गया, उसको खूब दे के गया है कि भाई तेरा काम यह है, तू भौंकती रहे बस। इस वक्त वो हर एक पे भौंक रही है। रेसलर्स वाले इश्यूज पे भी बोल रही है, प्रेस फ्रीडम पे भी बोल रही है। कर्नाटका इलेक्शन में हार जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बजरंग दल पे पाबंदी लगाओ, ये करो, वो करो। ये पूरा एक इकोसिस्टम है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान की ये एक सहाफ़ी है जो इस वक्त बिलावल के साथ आई हुई है। इंडिया भी प्योर एंटी इंडिया है, लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान के हवाले से एक 1.5 मिनट की वीडियो में आप देखें कुछ कह रही है प्रेस के हवाले से। 3 मई आज़ादी सहाफ़त का दिन होता है। इस साल प्रेस फ्रीडम की आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान की पोजीशन 7 दर्जे बेहतर हुई। हम 193 मुल्कों में 150 नंबर पर आ गए। इस रिपोर्ट के जारी होने से 3 रोज पहले पाकिस्तान में एक खबर ऐसी थी जो सवाए 2 न्यूज वेबसाइट्स के और कहीं देखने को नहीं मिली। पंजाब के इलाके मंडी बहाउद्दीन की तहसील है मलकवाल। वहां 100 गांव वालों को पता भी नहीं चला और उनकी आबाई जमीनों पर पाकिस्तान के बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून के पोते या नवासे ने कब्जा कर लिया। ये कुल 1000 कनाल जमीन है जिसे गरीब किसानों से खरीदने की जहमत भी नहीं की गई। बड़ी आसानी, बड़ी बेगैरती और बड़ी बेहिसी के साथ सरकारी रिकॉर्ड बदल दिया गया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मिली भगत से इन जमीनों की मिल्कियत गैर कानूनी तौर पर बदलकर प्रॉपर्टी टाइकून की निजी हाउसिंग स्कीम के नाम कर दी गई। मामला एंटी करप्शन के पास है, लेकिन इंसाफ मिला तब भी असली मालिकान को जमीनें वापस मिलने में कई साल लग जाएंगे। एक तहसीलदार और 4 छोटे मोटे लोग गिरफ्तार हैं, पटवारी मफरूर है और हाउसिंग स्कीम का फ्रंटमैन जमानत पर आजाद है। जो असल मुजरिम है उसकी ना गिरफ्तारी अमल में आई और ना ही मीडिया रिपोर्टिंग हुई। इस साल आजादी सहाफत की थीम है कि इजहार राय की आजादी ही दीगर तमाम इंसानी हुकूक की बुनियाद है। बोलेंगे तभी तो मांगेंगे, लेकिन जिस मुल्क में सहाफियों की आवाज खरीद ली जाए या खामोश कर दी जाए वहां इंसानी हुकूक तो दरकिनार, मंडी बहाउद्दीन जैसी अजनास की मंडियों की जगह सिर्फ हाउसिंग सोसाइटीज चमकती हैं। अजीज दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, जंतर मंतर चलते हैं। देखें अजीज दोस्तों, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, वो स्पोर्ट्स से रिटायर होने के बाद अगर कोई पॉलिटिकल उसमें जाते हैं, उनका हक है। जैसे गौतम गंभीर है, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू है, रिटायर हो गए, पॉलिटिक्स में जाते हैं, उनका हक है। इवन
इनको कोई रोक नहीं सकता। अगर वो अपनी स्पोर्ट्समैनशिप के दौरान भी पॉलिटिक्स करें तो इनका हक है, लॉ इनको इजाज़त देता है। जैसे पाकिस्तान में वहाब रियाज इस वक्त रिटायर नहीं हुआ, अभी PSL भी खेला था, लेकिन वो पंजाब का स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। लेकिन डर्टी पॉलिटिक्स तो किसी को हक नहीं, चाहे वो स्पोर्ट्समैन है कि नहीं है। आपने भारत के लिए नहीं, अपने लिए मेडल जीते हैं। आपको ये मेडल जीतने के लिए भारत ने प्लेटफॉर्म दिया। आप गए इंटरनेशनल इवेंट्स में, भारत की तरफ से मेडल्स जीते आप। ये भारत के लिए भी ऑनर की बात है, आपके लिए भी। लेकिन फिर आप आके जो डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हो, देखें सिंपल सी बात है। आप ये ना देखें कि पुलिस ने क्या किया, इसने क्या किया, उसने क्या किया। सिंपल सा एक आपने शिकायत की, उसका तरीकाकार बिल्कुल गलत था। शिकायत का तरीका होता है आप पुलिस स्टेशन जाओ, FIR कटाओ। आप बड़े सेलिब्रिटी हो, आप जाओ होम मिनिस्टर से मिलो, चीफ मिनिस्टर से अपने स्टेट के मिलो। थ्रू प्रॉपर चैनल आप एक काम करो। बहुत हुआ तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। लेकिन आप झंडे गाड़ के बैठ जाते हो एक जगह और उसको पॉलिटिसाइज करते हो। चलो वहाँ तक भी समझ में आता है। अब आपके कहने पे एक FIR कट गई ना, अब आप क्यों नहीं उठ रहे हो? अब उसको पुलिस को मौका दें, सिक्योरिटी सर्विसेज को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को मौका दें कि वो आपकी FIR है जो, उस पर अब वो इन्वेस्टिगेशन करे। अब ये तो नहीं है ना कि आप जंतर मंतर पे बैठे, वहीं बैठे बैठे पुलिस आपकी इन्वेस्टिगेशन आपके सामने करे, वहीं अदालत लगे, वहीं अदालत आपके कहने पे बिरज जी को वो कन्विक्शन दे और उसको सज़ा दे और वहीं उनको फांसी के फंदे पे लटकाया दे। क्योंकि जिस तरह से आप चल रहे हो, आप तो यही चाहते हो। भाई FIR कट गई, अब आप मौका दो इंटेलिजेंस एजेंसीज को, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को कि जो अपनी इन्वेस्टिगेशन करें और इस केस को आगे बढ़ाएं। लेकिन नहीं, आपका एजेंडा कुछ और है। फिर आप वहाँ पे लोगों को मज़ीद बुलाए जा रहे हो। आप ट्रैक्टरों को कह रहे हो कि फार्मर्स आ जाओ। अभी आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट में जो टूल किट खुली थी उसमें इंटरनेशनल हाथ था। ग्रेटा थुनबर्ग और रिहाना और पता नहीं मियाँ खलीफा वापस आ गई। मियाँ खलीफा रेसलर्स को सपोर्ट कर रही है। वही इंटरनेशनल टूल किट, वही फार्मर्स को नारे लगा के बुलाया जा रहा है। ये जो बजरंग है, जो रेसलर है। तो अजीज़ दोस्तों, साफ हमें बच्चे तो हम भी नहीं हैं। इंटरनेशनल एक एजेंडा है जो कभी प्रेस फ्रीडम के नाम पे तो राना अय्यूब जैसी प्रेस्टिट्यूट को, मेरा दिल तो बहुत करता है कि मैं लफ्ज़ ऐसे ऐसे इस्तेमाल करूं क्योंकि अंदर से आग लगती है हमें। और मैं कोई इतना सीधा साधा पाकबाज आदमी नहीं हूँ कि आप ये कहो कि मैं जी कोई महान पंडित हूँ, कोई योगी हूँ। नहीं भाई, मैं एक इंसान हूँ, राना अय्यूब जैसा इंसान हूँ, उसी इस्लाम में पला बड़ा हूँ। दिल तो बहुत करता है, लेकिन मेरी माएँ बहनें मेरी वीडियो सुनती हैं तो इसलिए मैं मजबूर हूँ ज़बान वो इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, वरना मैं इनके लिए वो अल्फाज इस्तेमाल करूँ जिसकी ये हकदार भी हैं। तो खैर, ये इंटरनेशनल टूल किट चाहती है कि भारत में ये वाला दौर वापस आ जाए जब एक चुपशाह सिख प्राइम मिनिस्टर हो, उसके पीछे एक्चुअल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की बहू हो, वाइस प्रेसिडेंट एक ऐसा हरामुद्दहर मुसलमान हो जो इस देश की कदर ही ना की हो, जिसने इस देश को सिर्फ और सिर्फ वही जो मुगलों की, मुस्लिम इन्वेडर्स की सोच थी, वही इनकी भी सोच है। ये जो वाइस प्रेसिडेंट था कि इंडिया ओनली फॉर मुस्लिम्स, ये सेटअप इनके सामने ला के रखो तो ये खुश। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। मोदी जी अकेले काफ़ी हैं इनके लिए और बेफिक्र रहें, आपको मोदी जी पूरा चक्कर लगा कर घुमा के आ जाएंगे।
अब आप ये देखें कि पीटी उषा जी ने 18 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये पूरा जो ख़ानदान है ना, बजरंग पुनिया और ये जो फोगट ख़ानदान और ये जितने हैं ना, इन्होंने मिलकर 18 मेडल नहीं जीते। ये उषा जी ने इनकी कमेटी जो बनाई गई थी उसकी हेड थी, इंक्वायरी की, इसको इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ये मनाने गई तो उनको बेइज्जत करके भगाया वहाँ से। ये इनकी अपनी कोई इज्जत नहीं है, 2% के लोग हैं। ये इंटरनेशनल एजेंडा खेल रहे हैं। अब देखें, ये एक प्रोफेशनल प्रोटेस्टर है। ये जहाँ प्रोटेस्ट होगा इनको हायर किया जाता है, भाड़े के प्रोटेस्टर ये भी पहुँच गए। अब जब ये सब चीज़ें होंगी तो यार बच्चे तो हम भी नहीं है ना यार, कि हमें नज़र नहीं आ रहा कि गेम क्या हो रहा है। तो अजीज़ दोस्तों, जंतर मंतर पे जो हो रहा है, न्यूयॉर्क में जो राना अय्यूब के साथ हो रहा है, ये सब एक ही खेल है। राना अय्यूब तो इसलिए उछल रही है कि इसके खिलाफ यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड के केस चल रहे हैं। ये एक मोमेंटम बिल्ड कर रही है कि इसको पता है कि फैसला इसके खिलाफ ही आना है, क्योंकि है तो साली चोर डाकू है। फैसला इसके खिलाफ आएगा तो ऑलरेडी मोमेंटम, देखो मैंने ये सब किया था ना, इसलिए मेरे से बदला लिया जा रहा है। ये मोमेंटम क्रिएट कर रही है, इंटरनेशनल वो बना रही है कि जैसे ही मेरे खिलाफ फैसला आएगा मैं कहूँगी कि देखो मेरे से बदला लिया जा रहा है। भारत में तो डेमोक्रेसी नहीं है, भारत में तो डाइवर्सिटी नहीं है, भारत में तो टॉलरेंस ही नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। मेरी जर्नलिज्म से डर के इन्होंने मेरे खिलाफ ये केस का फैसला किया। तो ये राना अय्यूब तो ये कर रही है। दूसरा ये है कि अब इसकी दिहाड़ी तो चल पड़ी है, ये तो खूब माल बना रही है। तो हो सकता है कि ये इंडिया आए ना, और अगर इंडिया आती भी है तो कल को भागने के लिए रास्ता तैयार रखा है, बाहर बैठ के फिर धंधा करेगी। तो ये अपनी दुकान चलाएगी। ब्रोथल एक शरीफ जगह है मेरी नज़र में ऐसे लोगों के मुकाबले पे। जो धंधा ये लोग कर रही हैं ना, ये उससे बहुत ही आगे की चीज़ें हैं, क्योंकि इनका कोई ज़मीर नहीं होता, इनका कोई एथिक्स नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती बिकने की, गिरने की, घटियापने की, बिल्कुल नीचे गिर जाने की कोई लिमिट नहीं होती इनकी। अब अजीज़ दोस्तों, आखिर में आते हैं केराला स्टोरी के नाम से एक फ़िल्म बनी है, अभी तो रिलीज़ नहीं हुई, तो एक से एक शुरू हो गए हैं लोग। अब आपके शशि थरूर, ज़ाहिर है वो केराला से इलेक्शन जीते हैं, तो वो कह रहे हैं मे बी योर केराला स्टोरी, इट्स नॉट आवर केराला स्टोरी। अब कुछ लोगों ने शशि थरूर जी की ये एक ट्वीट लगाई है जिसमें वो कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में कुछ लोगों ने अप्रोच किया है केरला की माओ बेटियों ने कि अफ़गानिस्तान में हमारे लोग फंस गए हैं तो उनको वापस बुलाएं। हमारी माएँ और बेटियां अफ़गानिस्तान में फंस गई हैं जिनको वरगला के वहाँ पे पहुँचाया गया था, तो मैंने इनकी मीटिंग सुषमा स्वराज जी से करवा दी है, यही मैं कर सकता हूँ। लेकिन मुझे डाउट इसलिए पड़ रहा है कि ये ट्वीट है ना, इस पे तारीख़ है अगस्त 2021, और मैं जहाँ तक याद पड़ता है तो सुषमा जी उस वक्त तक देहांत कर चुकी थी। मेरा ख्याल है सुषमा जी का देहांत 2019 में हुआ था, मेरा ख्याल है। तो फिर मुझे इस ट्वीट पे डाउट है। लेकिन बहरहाल इस ट्वीट से हट के भी इस बात से किसी को इनकार है कि ISIS ने क्या गंदबाजी की थी। मतलब कोई भी इंसान का बच्चा होगा ना, वो ISI के जो कारनामे हैं, जिस तरह सेक्स जिहाद, जिस तरह ग़ुलाम बना के बेचना लड़कियों को ख़ास तौर पे, जिस तरह कत्लेआम, आपको पता ही होगा, आपने 50 वीडियो देखी होंगी जिसमें ऑरेंज कपड़े पहना के लाइन से बंदों को बिठा के पीछे से तर गोलियां मार दी, या गले में वो तार बांध के लाइन से सबको बिठा दिया, एक बटन दबाया सबके बम ठक 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 गर्दन पे बम फटे। एक भयानक तरीके से इन्होंने
एक कत्लेआम का सिलसिला तो किया ना, फिर लड़कियों को बेचना $10 में, $20 में, उनको गुलाम बनाना, मास रेप में गैंग रेप, ये सब चीज़ें की। कोई भी इंसान का बच्चा ISI से हमदर्दी नहीं रख सकता। और जब आप किसी मुसलमान से भी कहो तो वो कहेगा नहीं, ISIS जो कर रहा है वो इस्लाम नहीं है। तो आज जो केरला स्टोरी फिल्म बनी है वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ISIS के खिलाफ है। तो आप इतना क्यों उछल रहे हो? इसका मतलब पीछे से आप भी उसी मेंटेलिटी के, उसी माइंडसेट के हिस्सा हो। आप भारत के मुसलमान जब ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली औरतों का रेप हो रहा था, आपने एक आवाज उठाई। जब वेस्ट पाकिस्तान में, करंट पाकिस्तान में मुसलमान बलोचों का कत्लेआम हो रहा है, पख्तूनों का कत्लेआम हो रहा है, आपने एक आवाज उठाई, क्योंकि आप उसी माइंडसेट का हिस्सा हो। आप उसी माइंडसेट का हिस्सा हो जो आज केरला स्टोरीज के खिलाफ खड़े हो गए। कल कश्मीर फाइल्स के पीछे भी आप लोग ही पड़े थे। डिनायल ऑफ कश्मीर फाइल्स इज डिनायल ऑफ पंडित जेनोसाइड इन कश्मीर। आप अगर इस्लाम के नाम पे एट्रोसिटीज हुई हैं उसको आप अगर डिनाई करते हैं तो आप उन्हीं जालिमों के साथी हैं, आप फिर उनसे अलग नहीं है। अदालत में गए ये लोग कि कश्मीर फाइल्स की रिलीज रुकवा दें, ये केरला स्टोरी की रिलीज रुकवा दें। अदालत ने कहा कि लेट द मार्केट डिसाइड, आप इसको चलने दें और फैसला पब्लिक के ऊपर छोड़ देते हैं। भारत में एक चेंज आया है। अब कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरीज, कंटारा, अब फिल्में आ रही हैं, अब फिल्में आ रही हैं, अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब वो फेक प्रोपेगेंडा योद्धा अकबर और क्या था, मुग़ल आज़म और इस टाइप की फिल्में अब नहीं चलेंगी। अब बना के कोई दिखा दे, चाहे वो बहुत बड़ा तुर्रम खान, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, कोई भी हो, बना के दिखा दे कोई। अब नहीं चलनी, अब सच पे फिल्में चलनी है। इसीलिए करण जौहर भी अब अपीजमेंट की कोशिश कर रहा है हिंदुओं की, लेकिन आपको सब लोग पहचान चुके हैं। ये जो एक इकोसिस्टम बॉलीवुड का है उसको भी हम सब पहचान चुके हैं। तो अजीज़ दोस्तों, केरला स्टोरी एक ज़बरदस्त फिल्म है, मैं भी देखने जाऊंगा, आप भी ज़रूर देखिएगा। हमें ऐसी फिल्मों को बिल्कुल वेलकम करना चाहिए। और अजीज़ दोस्तों, यही मेरा आज का पैगाम है। एंड पे एक कहानी आपके सामने रख रहा हूँ। ये कपिल भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। कपिल भाई एक कहानी आपको सुनाना चाह रहे हैं, सुनिए इनकी कहानी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी एक नमक हराम की। जी हां, एक ऐसा नमक हराम जिसने सत्ता के लिए और पैसे के लिए दोस्तों को धोखा दिया, साथियों को धोखा दिया, जनता को धोखा दिया, पूरे शहर को धोखा दिया, अपने गुरु को धोखा दिया। ऐसा कोई रिश्ता, ऐसा कोई संबंध इस व्यक्ति का बचा नहीं जिसको इसने ठगा ना हो। इस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। जी हां, नमक हराम, एक ऐसा नमक हराम जिसने सत्ता और पैसे के लालच में देश की सेना के शौर्य तक के ऊपर सवाल उठा दिए। एक ऐसा नमक हराम जिसने तब तब देश के खिलाफ बोला जब जब देश के दुश्मन चाहते थे कि कोई देश के अंदर से देश के खिलाफ बोले। एक ऐसा नमक हराम जिसने सबसे पहले तो यह झूठ बोला कि वो इनकम टैक्स कमिश्नर था, और बाद में यह तथ्य सामने आया कि वो कभी इनकम टैक्स कमिश्नर था ही नहीं। एक ऐसा नमक हराम जिसने अपनी नौकरी से नमक हरामी की, वहां से भागा और उसके बाद झूठ और फ्रॉड के आधार पर एक एनजीओ चलाई, झूठ और फ्रॉड के आधार पर एक आंदोलन खड़ा किया और उस आंदोलन के गुरु के साथ ही नमक हरामी कर दी। और ना केवल उस आंदोलन के गुरु को धोखा दिया, बल्कि
लोग तो यहां तक कहते हैं कि इस नमक हराम ने उस आंदोलन के गुरु की अस्पताल में हत्या तक करवाने की साजिश रचवाई। एक ऐसा नमक हराम जिसके बारे में कहा जाता है कि चुनाव जीतने के लिए आंदोलन की सबसे पॉपुलर दलित महिला साथी की हत्या करवा दी, और बाद में उस महिला साथी की जब मां इनके घर आई तो अपने घर से इसको धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इस नमक हराम ने सबसे पहले कहा कि मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई। फिर इस नमक हराम ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव भी लड़ा। फिर इस नमक हराम ने कहा कि मैं गाड़ी बंगला नहीं लूंगा, और फिर एक ऐसा समय आया कि देश के सबसे अय्याश बंगले में यह नमक हराम रहने लगा। इस नमक हराम ने सत्ता के लिए ऐसा कोई छल, ऐसा कोई प्रपंच नहीं है जो ना किया हो। जिसके ऊपर इस नमक हराम ने आरोप लगाए, बाद में उन सबके तलवे चाटे, उन सबके जूतों में दाल पी। जिसको इसने कहा कि मैं इनसे लड़ने के लिए आया हूं, बाद में उन सबके हाथ मिला के खड़ा हो गया और देश से ही लड़ने लग गया, धर्म से ही लड़ने लग गया। इस नमक हराम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इसने टिकटों को बेचने का धंधा शुरू कर दिया। आंदोलन के और पार्टी के साथियों को सत्ता में आते ही एक एक करके चुन चुन के पीठ पर छुरा भोंकने लग गया, मारने लग गया, खत्म करने लग गया, बाहर करने लग गया। इस नमक हराम ने काले धन का, हवाला का एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया और शराब की दलाली के धंधे में कूद पड़ा। लेकिन ये इस नमक हराम की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। ये नमक हराम फंस गया। इसके दो सबसे मजबूत साथी जो शराब की दलाली में, हवाला में और काले धन में इसका साथ देते थे, वो पकड़े गए और जेल चले गए। अब इस नमक हराम को डर लग रहा है कि ये भी जेल जाएगा। जेल जाने के डर से ये नमक हराम फड़फड़ा रहा है, बिलबिला रहा है, कुछ भी बक रहा है, अनाप शनाप, किसी भी तरह से जेल जाने से बच जाऊं, कुछ ना कुछ ऐसी आग लगा दूं कि मैं निकल जाऊं, बच जाऊं। लेकिन कानून का फंदा इस नमक हराम के गले पर कस चुका है। अब ये बचने वाला नहीं है। क्या आप जानते हैं इस नमक हराम को? कौन है ये नमक हराम?